2013 से लेके 2020, जो 2020 से 13 वाला फेज़ है वो कुछ और है। जो 2020 से 23-24 वाला फेज़ है वो कुछ और है। यानी कि जो 2013 से 7 साल का जो टाइम मैंने दिया है वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए, सिर्फ अपना कुछ टाइम क्लासेस से बंक करके या फिर सुबह चले गए थोड़ा सा फिटनेस के लिए, उस तरीके से किया। फुटबॉल को 100% डेडिकेट नहीं किया। बट जो 2020 वाला जो एक स्टॉप लगा, जो कोविड वाला स्टॉप लगा, तब थोड़ा सा उसको रीड करने का, यानी कि इसके ऊपर रिसर्च करने का टाइम। यानी अभी अभी मैं जो देख रहा हूँ, जितने भी क्रिएटर्स जो मैं अभी के टाइम पे देख रहा हूँ, वो ज़्यादा जल्दी गेन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। अगर मेरे पास एक सॉलिड स्क्रिप्ट है, अगर सॉलिड तरीका है मेरे पास, चाहे वीकली में 1 या 2 ही दूँ। शॉर्ट्स तो ऐसा है कि मैं हफ्ते की 7 शॉट डाल सकता हूँ ईजिली, विदाउट एनी एफर्ट। पर अगर मैं हफ्ते की 2 लॉन्ग भी डाल देता हूँ ना, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट है आज के टाइम पे। और वो जो लॉन्ग वीडियो है वही लॉन्ग टर्म में मेरा साथ देगी, मुझे ये लगता है, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड विद द लॉन्ग वीडियो ओनली। एक्सपीरियंस कर रखा है ये कि कई प्लेयर होते हैं जो बहुत बढ़िया खेलते हैं पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उन्हीं की एज ग्रुप में, मान लो अंडर 17 में हम खेल रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा आ जाए जो 22 साल का होगा, वो हमें पता होगा और मतलब सबको पता होगा, पर उसके आधार कार्ड पे उसकी जो एज होगी वो अंडर 17 होगी। मतलब जो ओवर एज वाला इशू आता है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ओवर एज। हेलो, नमस्कार और वेलकम आपका नई सीरीज़ में। तो ये जो सीरीज़ है हम बेसिकली कर रहे हैं, जितने भी हमारे इंडिया के टैलेंट्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको हम यहाँ पर बुला रहे हैं ताकि आपको उनकी जर्नी के बारे में पता चले और कैसे वो एक आम आदमी से एक कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं वो आपको पता चले, ताकि आप भी मोटिवेट हो, कंसिस्टेंट रहें। और इस फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको इनसे पता चलेगा कि कैसे इन्होंने करा ताकि आप भी कर सकें। ये है मेरा दोस्त आर्यन, हम दोनों साथ ही रहते हैं और हमने ही ये इनिशिएटिव लिया है कि ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचाएं। तो आज जो हमारे पहले गेस्ट हैं इस पूरे प्लेलिस्ट के, वो हैं अंकुश ठाकुर, जिनका यूट्यूब चैनल द फुटबॉल क्लासरूम के नाम से 1.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं भाई के, और ये मेरे बचपन से दोस्त हैं। तो अंकुश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अंकुश भाई, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? पहली बात तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट में मैं आ रहा हूँ, और वो भी इनवाइट किया है जो कि अपना बचपन का दोस्त है, शिवांश। और अगर आप चैनल बहुत पहले से देख रहे हो, 2-3 साल से, अगर आपने देखा है तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस में शिवांश भी साथ रहा है, और साथ में हमने काफ़ी टाइम शूट भी किया है। और अगर आप शिवांश के पहले चैनल्स को ले लीजिए या फिर इस द फुटबॉल क्लासरूम को ले लो, तो हमने काफ़ी सपोर्ट करते हुए एक साथ काफ़ी वीडियोस में काम किया है, चाहे वो आइडियाज़ हो जाए, चाहे शूटिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए। चाहे वो अगर मेरे कोई वीडियो में एज ए डिफेंडर काम करना हो, या फिर किसी भी चाहे कैमरा ही क्यों ना होल्ड करना हो, तो हमने हमेशा स्टार्टिंग से ही एक साथ काम किया है। तो अभी शिवांश ने काफ़ी दिन से बोला है कि पॉडकास्ट करना है, तो मैंने कहा बिल्कुल, मौका बनने दो, और आज वो दिन आ ही गया है। तो मतलब काफ़ी खुशी हो रही है इस तरीके से पॉडकास्ट करने के लिए। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरा, अगर आप पहले से फॉलो करते हो, तो मेरा भी पहले फिटनेस का चैनल था जिसमें वीडियोस डालता था। अगर आप इस चैनल में भी देखोगे तो नीचे मिलेंगी, जिसमें ये भी है मेरी वीडियोस में, और ऐसे ही इनके चैनल पे भी कई वीडियोस में मैं आपको मिलूंगा। तो ये ऐसा भाईचारा बनता रहा और आज ये काफ़ी आगे चला गया, क्योंकि ये कंसिस्टेंट रहा और मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा, इंजीनियरिंग के चक्कर में फंस गया, तो मैं अभी तक वही हूँ। तो कोई बात नहीं, अब शुरू करेंगे हम। तो बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा भाई कि मेरे को तो आपकी जर्नी पता है, इसको नहीं पता, और ऑडियंस जो है उनको नहीं पता। तो पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे शुरू करा, क्या क्या डिफिकल्टीज आई और अब कहाँ पहुंच चुके हो आप? स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर फुटबॉल की बात की जाए तो चैनल में, जैसे कि आपको पता है, द फुटबॉल क्लासरूम, तो शिवांश मतलब बचपन से एक ही टीम से खेलते आए हैं, हमारा शहर भी सेम है। तो एक ही शहर को हमने साथ में रिप्रेजेंट भी किया है कई बार, और हमारी क्लब वाली टीम भी एक ही सेम ही टीम से हमने खेला। ये डिफेंस करता था, मैं फॉरवर्ड होता था, इस तरीके से। तो फुटबॉल अगर देखा जाए तो मैं खेल रहा हूँ फुटबॉल 2013 से, 13-14 से, जितना मुझे याद है, क्योंकि 2014 में अर्जेंटीना वाला, मेसी वाला वर्ल्ड कप मुझे इंस्टेंस याद है। तो मुझे इतना पता है कि उससे मैं 1-1.5 साल पहले से फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। बट कभी फर्स्ट थॉट मेरा चैनल खोलने का ये था, द फुटबॉल क्लासरूम स्पेशली, क्योंकि जब मैं 2013 से लेके 2020, जो 2020 से 13 वाला फेज है वो कुछ और है। जो 2020 से 23-24 वाला फेज है वो कुछ और है। यानी कि जो 2013 से 7 साल का जो टाइम मैंने दिया है वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए, सिर्फ अपना कुछ टाइम क्लासेस से बंक करके या फिर सुबह चले गए थोड़ा सा फिटनेस के लिए, उस तरीके से किया। फुटबॉल को 100% डेडिकेट नहीं किया। बट जो 2020 वाला जो एक स्टॉप लगा, जो कोविड वाला स्टॉप लगा, तब थोड़ा सा उसको रीड करने का, यानी कि उसके ऊपर रिसर्च करने का टाइम। यानी अभी अभी मैं जो देख रहा हूँ, जितने भी क्रिएटर्स जो मैं अभी के टाइम पे देख रहा हूँ, वो ज़्यादा जल्दी गेन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, अच्छी रिसर्च के साथ आ रहे हैं। वो मतलब वो अच्छी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, और वो प्लानिंग शुरू हुई 2020 में।
क्रिएटर बनने का कुछ प्लान नहीं था। 2020 स्पेशली अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोग तब क्रिएट करने लगे, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन लग गया, तो ज़्यादातर लोग घर पे थे, घर पे लोग बना भी रहे थे और लोग बहुत ज़्यादा देख भी रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग ये थी मेरी पहले द फुटबॉल क्लासरूम को बनाने की, कि पहले खुद से सीखेंगे, ठीक है, जो खुद से सीखेंगे, खुद के जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो शेयर करेंगे सामने वाले के लिए। क्योंकि अगर देखो 2017 से 2013 से 2020 में मुझे जगलिंग 10 से 15 जगलिंग आती थी, तो पहला प्रोजेक्ट यही था कि जगलिंग सीख के ऑडियंस को बता देना कि किस तरीके से मैंने लॉकडाउन में ऐसी जगलिंग सीख ली। जैसे आजकल 75 हार्ड चल रहा है, वैसे ही अपना भी जो 6 महीने 7 महीने का हार्ड ही था वो, कि रेगुलर 5-6 घंटा ट्रेनिंग करो, फिर उस चीज़ को सीखो, फिर जो आप सीख रहे हो अपनी जर्नी को बताओ, अपनी जर्नी रेप्लिकेट करो उसी वीडियो में, ताकि सामने वाला बंदा रिलेट कर ले। सिंपल, अगर सामने वाला बंदा रिलेट कर लेगा तो वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा, आज नहीं तो कल वो चलना ही है। और इसी बिलीव के साथ 3 या 4 महीने कंटिन्यूस वीडियो बनाई, 50, 70, 60, 70 ऐसे व्यूज आए, शेयर किया, थोड़ा स्पाइक मिला, फिर बैठ गया। बट जब धीरे धीरे जब रिलेट होने लगा लोगों को एक्सपेरिमेंट के साथ साथ, अब अगर एग्जांपल दूं मैं, अगर अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अच्छे से बोल पा रहा हूँ, बट जब मैं 2020 में स्टार्ट कर रहा था तो एक 2 मिनट की वीडियो बनाने के लिए भी मुझे 3-3 घंटा बैठना पड़ता था, बार बार कैमरा फोबिया होता था। हाँ, कैमोफोबिया, कभी ऑडियो सही नहीं आ रही है, मतलब एक 2-3 लाइन नहीं बोल पा रहे थे सही में, पॉज ले लिया, मतलब उस तरीके से। तो ये है थोड़ा सा स्टार्टिंग का। तो अंकुश भाई, आपने हमें अपनी जर्नी बताई और कि आपने कैसे शुरू किया, कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया। तो मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि आप कहते हैं फ्यूचर स्कोप क्या देखते हैं इसका, यूट्यूब का, कि आपने अपनी जर्नी को, अपनी लर्निंग्स को लोगों के साथ शेयर करना चाहा, तो अब इसको आप फ्यूचर में किस तरह से शेप देना चाह रहे हैं? तो यूट्यूब को मैं एज अ इन्वेस्टमेंट मानता हूँ आज भी, क्योंकि आज भी शिवांश मेरी वीडियो में आए हुए 2 साल हो गए हैं, बट अगर मेरी टॉप रिवेन्यू जनरेटिंग वीडियो देखोगे तो वो भी वो वीडियो जिसमें शिवांश एज अ डिफेंडर मेरे साथ था। यानी कि यूट्यूब अगर आज के टाइम में मैं देखूँ, तो आप अगर आ रहे हो यूट्यूब पे तो शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है ग्रो करने का। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके 10-15-20 हज़ार भी फॉलोअर्स है लॉन्ग पे, तो यू कैन स्टिक टू लॉन्ग वीडियोस। और उसका क्या कारण है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट पॉइंट ये है कि जो आपकी लॉन्ग वीडियोस है, क्योंकि मैं अभी जो मेरा चैनल है वो मिक्स है, लॉन्ग शॉर्ट मिक्स है। बट अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे, व्यूज मेरे अभी भी शॉर्ट में बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट जो टोटल जो आपका एडसेंस रेवेन्यू जो आपको यूट्यूब देता है, वो टोटल हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग वीडियो मेरी वही है जो मेरी पहले की वायरल हुई हुई है लॉन्ग वीडियोस। यानी कि दे एक्ट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो वो आज अगर आपने बनाई 10 दिन चल गई, स्पाइक मिला, तो मतलब बस उसके 10 दिन के पैसे मिल जाएंगे आपको, पर जो लॉन्ग वीडियोस हैं उनके पैसे मिलेंगे वो भी बहुत कम, रिवेन्यू बहुत कम है, मतलब आपको वीडियो 10 मिलियन पे लानी पड़ेगी, तब आप यूट्यूब की मतलब यूट्यूब की 1 लाख वाली वीडियो के बराबर कर लॉन्ग पाओगे। टर्म वीडियोस को तो ये भी है ना कि मतलब किसी को कुछ जाके वही चीज़ सीखनी है तो कोई भी ऑडियंस का अट्रैक्शन कभी भी आ सकता है उन चीज़ों को लेके। करेक्ट, जो आपकी लॉन्ग टर्म वीडियो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जो आपकी शॉर्ट वीडियो है वो आपको, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और आपको थोड़ा सा है कि लैक ऑफ मोटिवेशन कभी कभी आ जाता है कि लंबी वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे, तब आपको स्टार्ट करने के लिए ठीक है, बट आप अपना रिदम इसमें मत बिगाड़ो। क्योंकि क्या होता है ना, मैं इस फेज से जा चुका हूँ ऑलरेडी। 2022 का जो फेज था जब यूट्यूब शॉर्ट्स हर कोई बना रहा था, उस फेज से मैं जा चुका हूँ। क्योंकि उसमें क्या होता था, जितने भी क्रिएटर्स है वो सब लॉन्ग वीडियोस की तरफ ड्रिफ्ट मार रहे हैं, ठीक है, सॉरी शॉर्ट वीडियो की तरफ ड्रिफ्ट मार रहे हैं, तो उसमें मैं भी घुसा। तो उसका उसका एक रिजल्ट क्या हुआ कि मैं जब लॉन्ग शॉर्ट बना रहा हूँ तो शॉर्ट में क्या होता है, चलते फिरते आपने 10 सेकंड 15 सेकंड की एडिटिंग कर दी, तो उस चीज़ की आदत लगना बहुत खराब है। फिर लॉन्ग वीडियो एडिट करने में दिमाग फिर आप खराब। लॉन्ग वीडियो एडिट करने में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। आप ये सोचोगे यार लॉन्ग वीडियो इतनी लंबी बना रहा हूँ मैं, व्यूज कम आ रहे हैं, शॉर्ट में अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बट जो आपका लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा वो आपको लॉन्ग वीडियो ही देगा आज के टाइम पे। शॉर्ट वीडियोस तो एक तरह से बूस्टर की तरह काम कर सकते हैं। एक टाइप से बूस्टर की तरह से, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको इनिशियली एक फेस बनाना है, तो आप शॉर्ट वीडियो पे आओ। अगर आपकी ऑडियंस जनरेट हो गई है कुछ कुछ, तो आप फिर अपने लिंक को प्रमोट कर सकते हो लॉन्ग वीडियो को। बट एट द एंड मेरे मानने का मतलब यही है कि यूट्यूब का जो कोर है वो लॉन्ग वीडियो ही है। अभी अब यही सोच रहे हो कि लॉन्ग वीडियोस में ही इन्वेस्ट करना है टाइम। इन्वेस्ट करना है लॉन्ग वीडियो में। अगर मतलब अगर मेरे पास एक सॉलिड स्क्रिप्ट है, अगर सॉलिड तरीका है मेरे पास, चाहे वीकली में 1 या 2 ही दूं। शॉर्ट्स तो ऐसा है कि मैं हफ्ते की 7 शॉर्ट डाल सकता हूँ इजीली विदाउट एनी एफर्ट, पर अगर मैं हफ्ते की 2 लॉन्ग भी डाल देता हूँ ना, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट है आज के टाइम पे। और वो जो लॉन्ग वीडियो है वही लॉन्ग टर्म में मेरा साथ देगी, मुझे ये लगता है, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड विद द लॉन्ग वीडियो ओनली। मतलब जो ऑडियंस का जो बेस है उनको कंटेंट जो है, जो मतलब जिससे वो सीख सकते हैं, वो लॉन्ग वीडियोस में। लॉन्ग वीडियो ही है, क्योंकि ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको। अगर आप लॉन्ग शॉर्ट मिक्स कर रहे हो, तो जो ऑडियंस शॉर्ट देख रही है ना, वो ऑडियंस लॉन्ग नहीं देखेगी आपकी, वो आई ही शॉर्ट से है और यूट्यूब उसको शॉर्ट ही फेंकता रहेगा, लॉन्ग आपकी आएगी नहीं ऊपर। तो ये आपको बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा।
तो भाई जैसे आपने बताया कि यूट्यूब पे इतना टाइम लगता है लॉन्ग वीडियोज एडिट, पहले सोचना है कि वीडियो बनानी क्या है, कंटेंट क्या है, उसके बाद वीडियो को शूट करना है, फिर उसके बाद वीडियो को एडिट करना है, फिर उसके बाद वीडियो को अपलोड करने से पहले भी बहुत प्रोसेस होता है यूट्यूब पे डालने के लिए भी। तो ये सारा टाइम, उसके अलावा आप जॉब भी करते हो, ठीक है, जैसे ऑडियंस को नहीं पता होगा पर भाई जॉब भी करते हैं। अब ये नहीं बताऊंगा कहाँ करते हैं ताकि लोग पहुँच ना जाए, तो भाई जॉब भी करते हैं। तो आप टाइम मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि इतना सारा काम करना है और भी पर्सनल लाइफ भी होती है, इतना सारा आप टाइम मैनेज कैसे करते हो? तो मतलब 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो आपका रिसर्च वर्क है, क्योंकि अब अगर आप देखो तो अगर कोई भी ऐसा बंदा हो जो जॉब कर रहा है साथ में यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी एडवाइस यही रहेगी कि थ्रू आउट द डे जो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो या फिर जो टाइम आप मतलब जो क्रिएटर है, जो स्पेशली जो क्रिएटर है वो कहीं ना कहीं से कंज्यूम भी कर रहा है, तो जो आप कंज्यूम कर रहे हो फोकस ये रखो कि जो चीज़ भी आप कंज्यूम कर रहे हो ना, वो चीज़ आपकी क्रिएशन में कहीं ना कहीं हेल्प करे, ऐड ऑन हो, जिससे आपको इंस्पिरेशन ले सको। सिंपल उस जगह पे आप व्यूअर ना बनो जो आपका आने वाला क्रिएशन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि आप जो क्रिएट कर रहे हो ना, आप देखने में ऑडियंस आप कंज्यूम करने में लगोगे, तो वो आपकी मतलब आपकी फ्यूचर क्रिएशन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है, तो वहाँ पे आपका टाइम खराब होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आप उन क्रिएटर्स को फॉलो कर सकते हो जो आपके मतलब बकचोदी करने के बजाय स्मार्टली कंटेंट को कंज्यूम करो। सिंपल हाँ, जो सही जो बात आपकी है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, तो अगर आप मेरी फॉलोइंग देखोगे आज भी तो आपको अकामिस्ट जो कि मे बी यूरोपियन कोई क्रिएटर है, फुटबॉल का क्रिएटर है, अकामिस्ट हो गया, ठीक है, या फिर टॉम हैरिस हो गया ऑस्ट्रेलिया का, या फिर आप ले लो ये मोरक्को का ओसी फुटी हो गया, वो सब ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ऑलरेडी 500 के नियरली 1 मिलियन है। तो आपने वो वाला बंदा देखा होगा जो वो करता है ब्राजील की जर्सी पहनते हैं, इसके बाल ऐसे कटे हुए हैं, वो ऐसे करता है, वो अभी 20 मिलियन में पहुंच गया है। तो एग्जांपल ये है कि जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, उसके जो सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं, आप उनको जरूर उनको एज ए एग्जांपल ले सकते हो कि उनकी जर्नी क्या रही। अब बिल्कुल एक पॉइंट है कि अगर आप यूनिक रहोगे अपने कंटेंट पे, अगर आप पहले बंदे हो जो आपके कंटेंट पे स्टार्ट कर रहे हो, तो आप जरूर एक ना एक पॉइंट पे आके एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आप जरूर ऊपर आ जाओगे। पर अगर आप वही करते रहोगे जो किसी इस बंदे ने किया था और वैसे ही आप करोगे, तो कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। लोगों को भी पता चल जाएगा कि वो उसका कॉपी कर रहा है। उसका कॉपी कर रहा है, करेक्ट। तो अगर आप अपना यूनिकनेस लेके आते हो किसी और की मोटिवेशन वाली चीज में, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो अंकुश भाई, हमें मतलब जानने को मिला कि आपका क्या मोटिवेशन है, कैसे आप मैनेज करते हो टाइम। और मुझे एक चीज़ बताइए कि आप इससे जो इनकम जनरेट होती है कहते हैं यूट्यूब से, उसे आप कैसे देखते हैं? उसे आप मेन इनकम सोर्स देखते हैं या फिर सप्लीमेंट्री इनकम देखते हैं? और कहते हैं इस इनकम को फिर आप कहते हैं कैसे इस यूटिलाइज कैसे करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कंज्यूम कैसे करते तो ठीक है, मतलब एक स्टेज होता है जब तक यू आर नॉट अर्निंग, ठीक है। जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा था, मतलब जब मैं स्टार्ट हुआ था तो 9 महीने लगे थे फर्स्ट इनकम जनरेट होने में, ठीक है। तो मतलब हमेशा एम ये रखना है आपका कि जो भी आप इनकम कर रहे हो ना, यू शुड इन्वेस्ट सम पार्ट, ठीक है। आपका हार्डवर्क है, आपने वो पैसा कमाया, वो आप यू कैन एंजॉय द थिंग ऑल्सो, बट जो मेन जो उसका फोकस है, जो मेन आप अर्निंग कर रहे हो, उसको आप इन्वेस्ट अगर डाल देते हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, मैंने स्टार्ट किया था एक नॉर्मल अमेजोन के ट्राईपॉड से, ठीक है। इससे पहले मैं मतलब होम मेड ट्राईपॉड से काम कर रहा था, जो आपका पॉली की जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उससे कुछ बनाया था मैंने, चिमटी इकट्ठी करके, वो शायद अब भी पड़ा होगा। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था मेरा ट्राईपॉड, ठीक है। देन आई स्टार्टेड विद द फुटबॉल, फुटबॉल का गिव अवे कर दिया, फुटबॉल को खोल दिया, फुटबॉल के अंदर क्या होता है, एक पंप ले लिया, 2 पंप को कंपेयर कर दिया। तो आप हमेशा जो भी आपका इनकम है, जो भी यूट्यूब इनकम है, या फिर आप कोई काम भी कर रहे हो, आपका और कोई काम कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर कैपेबल, तो आप कुछ परसेंट ज़रूर उसमें इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़रूरी है। अगर मैं आपकी रिसेंटली बात करूँ तो मैंने अभी गोप्रो में इन्वेस्ट कर दिया है। तो आप हमेशा अपने गियर्स के साथ साथ में आपका जो कंटेंट है उसके एक्सपेरिमेंट और रिसर्च में आप कर सकते हो, कोई कोर्स कर सकते हो, आप एडिटिंग कोर्स कर लिया आपने, तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लैपटॉप हो गया आपका, लैपटॉप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई फ़ोन से क्रिएट कर रहा है, गोप्रो पे शिफ्ट कर रहा है, तो पहले उसको लैपटॉप चाहिए एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि आप गोप्रो पे अगर या फिर आप डीएसएलआर पे रिकॉर्ड करके फ़ोन पे आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो 4K में होएगी तो फोन इतना झेलेगा नहीं। फोन इतना फिर वही बात होगी कि आप फोन पे रिकॉर्ड कर लो, फिर आप क्वालिटी कैसे बढ़ा रहे हो। तो इसीलिए अभी इन्वेस्ट किया, पहले तो अपना ये ट्राईपॉड से स्टार्ट किया, फिर गियर्स जो रिव्यूज़ किए, फिर आपका लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में इन्वेस्ट किया, फिर इन्वेस्ट किया कैमरा में। तो इस तरीके से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओ। और ये सारी जो आपने अभी गिनवाए ये सारे आए हैं यूट्यूब की इनकम से।
करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि जो मेरे इनकमिंग अकाउंट्स है वो यूट्यूब का अलग है, जो मेरा जॉब है जो भी वो अलग है, बट आपको हमेशा आइडिया होता है कि आपने एक कोलेबोरेशन कर ली फॉर एग्जांपल 50,000 60,000, तो आपको आइडिया होता है कि आपका जो जॉब है वो आपको एक साल में इतना दे दिया, और उसमें जो आपने यूट्यूब की फॉर एग्जांपल एडसेंस का आपने 10,000 12,000 रुपये कमाया, 4 महीने आया आपका 48,000 ये हो गया, 5 कोलेबोरेशन 50,000 ये हो गया 90,000, और एक दो कोलेबोरेशन और इंस्टाग्राम की हो गई, तो उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि आपने कितना यूट्यूब से कमाया था और आपने कितने का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो वो मेरा आज भी अगर आप देखोगे तो मेरा आज भी जो इन्वेस्टमेंट है वो यूट्यूब के रेवेन्यू या फिर ओवरऑल रेवेन्यू से कम ही चल रहा है, तो उस तरीके से। तो भाई एक ना जो बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, जानने की बहुत इच्छा होती है कि भाई यूट्यूब पे आ रहे हैं तो पैसा कमाना है, तो आप ये बता सकते हो कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर के बाद कि बंदा कितना सोच सकता है कि हाँ भाई इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा मोटिवेशन सोर्स होता है कि बंदे जो मर्जी कहें कि भाई पैसे से खुशी नहीं आती, ये नहीं होता वो नहीं होता, पर सबसे बड़ी मोटिवेशन किसी की भी वो पैसा ही है। तो कितनी इनकम जनरेट हो जाती है? तो सही बात है, पहले तो मैं जवाब दूंगा उन लोगों का जो यूट्यूब पे आ रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि पैसा मतलब कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं 100%। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। पर अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक पैसे के अलावा एक सॉलिड मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं इस गोल से आया था कि मैं जो स्किल्स मुझे नहीं आती स्टार्टिंग से वो पहले सीखूंगा, फिर अपना जर्नी शेयर करूंगा, ठीक है। अगर आप उस चीज़ में पहले सफल हो जाते हो तो पैसा तो आप कमा ही लोगे। आपको दो तीन मतलब ऐसा है कि दो तीन मल्टीपल सोर्स भी हो जाएंगे आपकी, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनिशियली आपको एक मोटिवेशन चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, और मुझे 8 से 9 महीने लगे थे फर्स्ट इनकम बैंक अकाउंट तक पहुंचाने में, और वो भी जो मिनिमम एडसेंस देता है $100 वाला, ठीक है। तो आप अभी लेके चलो, अभी अगर आप देखोगे तो मैं शॉर्ट्स में ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ और लॉन्ग में इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। बट स्टिल मैं महीने की 3 या 4 लॉन्ग वीडियो डालता हूँ, और जो मेरा मेजर रेवेन्यू है वो आ ही लॉन्ग वीडियो से रहा है जो मैंने बनाई हुई है। शॉर्ट्स मुझे कोई रेवेन्यू नहीं दे रहा है आज के टाइम पे, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो 10 12 13 14 कहीं नहीं गया मतलब। और उसके अलावा स्पॉन्सर्स अलग है। स्पॉन्सर अलग है, और वो चीज़ भी तब की है जब मैं लॉन्ग में इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आज के टाइम पे भी ये मानता हूँ कि अगर मैं हफ्ते में 2 या 3 या 4 लॉन्ग वीडियो भी अगर मैनेज कर लेता हूँ तो मैं इसका डबल या ट्रिपल आराम से कर सकता हूँ। मतलब इन केस यू आर 1.5 lakhs क्रिएटर हु क्रिएट अ लॉन्ग वीडियो, यू कैन इजीली अर्न 50,000 60,000 70,000, कहीं नहीं गया वो आपका। ये बता रहे हैं स्पॉन्सर से हटा के, जो स्पॉन्सर्स देते हैं वो तो मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे कितना मांग रहे हो और वो आपको कितना दे रहे हैं और कितने स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। करेक्ट। हाँ, पर ये है कि अगर आप ये लेके चलो, आपका जो मेरे पोटेंशियल का चैनल है अगर वो लॉन्ग वीडियो पे जा रहा है, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख जिसके सब्सक्राइबर्स है, 1,60,000 170 जितने भी सब्सक्राइबर है, और वो 30 40 50 हज़ार व्यूज पर वीडियो ले रहा है हफ्ते की एक दो वीडियो में, तो वो आराम से 50 60 हज़ार रुपये पर मंथ गूगल से ले रहा है, जो आपका एडसेंस है, इजीली पॉसिबल। ठीक है, तो चलो इंडियन फुटबॉल पे शिफ्ट करते हैं हम। तो आप इंडियन टीम, अब हम इंडियन टीम फुटबॉल की बात ही करते हैं, तो आप क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, क्या लिमिटेशंस देखते हैं, और इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में आपका क्या कहना है? इंडियन फुटबॉल टीम अगर आज के टाइम पे देखा जाए, जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट भी किया था, मतलब जब मैंने चैनल स्टार्ट भी किया था 2020, और अगर मैं 2023 को देख लूंगा, उसी में ज़मीन आसमान का गैप आ गया है, मतलब इस 3 साल के ट्रांजिशन में। और आने वाले टाइम पे अगर कोई भी आज के टाइम पे फुटबॉल क्रिएशन में जाने की कोशिश की सोच भी रहा है, सो ही विल बी हैविंग अ वेरी लॉन्ग जर्नी, और बहुत अच्छा होने वाला है, काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप क्रिएटर्स को देखोगे, इंडिया में सबसे बड़ा स्पोर्ट अभी के टाइम पे क्रिकेट है, ठीक है। और क्रिकेट पे भी अगर आप देखोगे तो क्रिकेट में भी जो क्रिएटर्स है वो 4 से 5 एक ही कैटेगरी में क्रिएट कर रहे हैं, जो कि है आपका ये फेस कैम, जो गोप्रो लगाया उन्होंने अपने व्लॉग्स रिकॉर्ड किए, ठीक है। सेम अगर ऐसा कोई क्रिएटर फुटबॉल में आ जाता है, वैसे टफ रहेगा क्योंकि अगर आप गोप्रो यहाँ लगाते हो चेस्ट पे, या फिर आप भागना भी है, चेस्ट रिसीव करनी है, कुछ ऐसा तरीका कोई निकाल देता है, या पेन कैमरा इंस्टा कैम किसी भी तरीके से कोई वो निकाल देता है। क्योंकि मैंने ग्लोबली तो ऐसे क्रिएटर देखे हैं, बट इंडिया में ऐसे क्रिएटर नहीं देखे मैंने, ठीक है। अभी जो गोप्रो वाला आइडिया आया है मेरा, वो थोड़ा सा इसी से मोटिवेशन लेके आया है, ठीक है। क्योंकि अभी जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरा मैच वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग रहा है, ठीक है। पिछले 2 3 साल में 1 या 2 क्लिप ऐसी गई है जो मैंने मैच की डाली है, वो भी जस्ट फॉर द लर्निंग बेसिस। फुल क्लिप्स फुल फ्रेश क्लिप्स मैंने डाली नहीं है कभी, ठीक है। हालांकि मैं वीक इन वीक आउट गेम्स खेलता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं खेलता नहीं हूँ, बट मैं उसको
अब वही हो जाता है कि आप कैसे उस तरीके को रिकॉर्ड करते हो, उस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करते हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं इंडिविजुअल क्रिएटर हूँ, जो मेरे साथ अगर आप फुटबॉल को फॉलो कर रहे हो, इंडियन फुटबॉल क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हो, तो मेरे साथ आप जितने भी देखोगे कंपटीशन में, या तो 2-3 लोग साथ में होंगे, या फिर डुओ होगा, या फिर टीम होगी। हाँ, या फिर वो हैं क्रिएटर्स जो इंडियन फुटबॉल को एनालाइज करके अपने कमेंट्स दे रहे हैं, हाँ, कुछ सिखा नहीं रहे हैं। सिखा नहीं रहे, या फिर जो टैक्टिक्स कर रहे हैं, ठीक है? जो लोग टैक्टिक्स बता रहे हैं, या फिर जो लोग क्रिएट भी कर रहे हैं ग्राउंड पे, उनके साथ टीम होगी। बट मेरे साथ क्या है कि मैं हमेशा से, अगर आप 3 साल से देखो, जैसे शिवांश है, ऋषभ है, ऋषभ बहुत ज़्यादा आता है वीडियो में, ठीक है? हम लोग जानते हैं ऋषभ को, शिवांश का भी दोस्त है, गुड़गांव में कुछ लोग हो गए, ठीक है? तो हम लोग जब मैं क्रिएट करता हूँ, मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ कि मेरे साथ सपोर्ट है मेरे साथ, बट परमानेंट जो होता है ना कि आपकी टीम है, हाँ, परमानेंट वाला नहीं है। तो उस जो मेरा जो गेम प्ले वाला आइडिया है, वो तभी मैं कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल कवर करने के लिए आपको कुछ चाहिए। अगर आप अपने आप को कैप्चर कर रहे हो तो हमेशा आप एक ट्राइपॉड लगा के नहीं कर सकते, स्पेशली इन अ मैच, आपको अच्छा कवरेज चाहिए। तो वही चीज़ है। तो चलो अंकुश भाई, ये तो बात हुई कंटेंट क्रिएशन की, पर हम बात करते हैं अब गेम की, स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि भाई इंडियन फुटबॉल की अगर हम बात करें, अगर इंडियन फुटबॉल की पिक्चर में लें, हमारी जो इंडियन फुटबॉल टीम है, ठीक है, तो उसको आप कैसे से देखते हैं कि मतलब उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं आपको, या फिर क्या लिमिटेशंस दिखती हैं? इसमें ना मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कई लोगों के ना मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होता है, जब हमने स्टार्ट किया था हमारे में भी था कि हमारे टीम का, इंडियन टीम का या इंडियन कोई प्लेयर बाहर जाके जो यूरोपियन चैंपियनशिप्स हैं अलग अलग, उनमें क्यों नहीं खेल पाता, उसका क्या रीज़न है? और ये आपको क्या लगता है कि आने वाले कितने टाइम में ये पॉसिबल होगा कि हम कोई इंडियन प्लेयर भी बाहर की लीग्स में देख पाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आपका ये क्वेश्चन था कि इंडियन फुटबॉल का स्पेशली, ठीक है? तो रिसेंटली जो आर्सेनल के मैनेजर रह चुके हैं, बहुत ही लेजेंडरी, आर्सेने वेंगर, हाँ, तो वो इंडिया आए थे और उन्होंने बोल दिया है कि इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट ऑफ फुटबॉल हु हैज जस्ट वोकन अप, ठीक है? और अगर आप आईएसएल के गेम्स फॉलो कर रहे हो, इंडिया का जो टॉप डिवीजन है, तो फॉर एग्जांपल मैं लेके चलूँ पार्थिव गोगोई, आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक टाइम पे गोल मारते थे, सेम क्वालिटी गोल्स आपको इंडियन सुपर लीग में देखने को मिल रहे हैं। वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडियन सुपर लीग का लेवल प्रीमियर लीग के बराबर है, अभी अभी नहीं है, बट कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना होगा। और इस लेवल के प्लेयर अगर जनरेट होते जाएंगे, अभी आप देखोगे इंडिया का मिडफील्ड बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है? मिडफील्ड बॉल रोलिंग बहुत अच्छी हो गई है, टैक्टिकली इंडिया आप खेल रहा है। जो कोच इगोर स्टिमेक, जो क्रोएशियन कोच है, उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़े टैक्टिकली भी, अभी आज से 7-8 साल पहले क्या होता था, क्लियरेंस आया क्लियर किया, बट अब मिडफील्ड में बॉल रोल होने लगी है, थोड़ी क्रिएटिविटी आ रही है इंडियन गेम में भी। तो जो इंडियन गेम की क्रिएटिविटी है ना, साथ में जो एक्सेसिबिलिटी है कंटेंट की, अब आप मानोगे नहीं, जैसे मैं इंडिया बैठा हुआ हूँ अभी, ठीक है? मैं यूरोप के अच्छे से अच्छे इन्फ्लुएंसर ले लो, यूट्यूबर्स ले लो, टैक्टिक्स में देख पा रहा हूँ, ठीक है? मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आप टैक्टिक्स के नोट्स ले लो, चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। तो जब तक आप उस तक रीच नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? उस चीज़ को अपने अंदर ला नहीं पा रहे हो। तो जो आपका हाईलाइट्स हो गया, मतलब इजीली आप कुछ भी देख सकते हो कि किसकी क्या टेक्निक है। तो उसको देखते हुए आने वाले 5 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया का कोई प्लेयर अच्छे क्लब में साइन करते हुए, यूरोपा लीग या फिर चैंपियंस लीग। संधू ने तो ऑलरेडी खेला हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या आती है ना, सिटीजनशिप की प्रॉब्लम आती है। जो डुअल सिटीजनशिप जो इंडिया में थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम चल रहा है। अब ऐसे तो पाकिस्तान के कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड में खेल रहे हैं, और पाकिस्तान की अगर आप ओवरऑल रैंकिंग देखोगे तो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा लो है। बट अगर सिटीजनशिप का ये वाला थोड़ा सा सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, सिटीजनशिप अगर सपोर्ट करने लगे, तब इंडिया के प्लेयर्स में भी पोटेंशियल है। मैं ये नहीं मानता इंडिया के प्लेयर में पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे गोवा, केरला, कोलकाता, अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, बट लैक ऑफ आपका ये लेके चलो, आप अपॉर्चुनिटीज लेके चलो, जो धीरे धीरे ग्रो हो रही है, ठीक है? ऐसी बातें नहीं हो रही है, वो दिख रहा है। और आपका ये सिटीजनशिप वाला लेके चलो, क्योंकि अगर जो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जो फीफा ने लॉन्ग टर्म के लिए बैन कर दिया था एक टाइम पे, ठीक है? और रैंकिंग भी अगर आप ओवरऑल भी लेके चलो इंटरनेशनली, तो रैंकिंग बहुत ज्यादा डाउन है इंडिया से। 160 के आसपास है शायद। और इंडिया की 102, मतलब अबव 100 भी गया है इंडिया लास्ट के 2-3 महीनों में, ठीक है? और ये अभी इंप्रूव होगी, और अभी एशिया में जब इंडिया अच्छा करेगा तो और इंप्रूव होगी। तो अगर वहां से आप प्रोड्यूस कर सकते हो तो इंडिया में कोई कमी नहीं है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा हल्का सा ये चेंज लाने की जरूरत है। एक अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें भाई, तो जैसे हमने भी एक्सपीरियंस कर रखा है ये, कि कई प्लेयर होते हैं जो बहुत बढ़िया खेलते हैं पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उन्हीं की एज ग्रुप में, मान लो अंडर 17 में हम खेल रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा आ जाए जो 22 साल का होगा, वो हमें पता होगा और मतलब सबको पता होगा, पर उसके आधार कार्ड पे उसकी जो एज होगी वो अंडर 17 होगी। मतलब जो ओवर एज वाला इशू आता है
उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ओवर एज वाला और एक जो सिफारिश वाले होते हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इशू रहता है। थैंक्स शिवांश इस टॉपिक को उठाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 साल से क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है बार बार कि इस टॉपिक को लाने के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग में सोचा है कि इसके ऊपर कैसे वीडियो लाई जाए, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है कि इस पॉइंट पे कैसे बात की जाए। तो आज आपके थ्रू मैं इस बात पे कुछ कुछ अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लोग पूछते भी है कि एज के बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमने भी अंडर 17 या फिर अंडर 19 साथ में जो भी खेला है, हमें भी ओपोनेंट्स अपने देखने को मिलते थे जो मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रोन अप ऐसे लोग हमें देखने को मिले हैं अपने अपने ही फील्ड पे, ठीक है। जबकि अगर आप देखोगे, अगर मैं अंडर 17 खेल रहा हूँ, 16 साल का हूँ मैं, ठीक है। अगर अंडर 17 खेल रहा हूँ उस टाइम पे, और आपको कोई ऐसा ऐसा बिल्ड वाला बंदा मिल जाए जो ऑलरेडी 21, 22, 23 साल का है, 24 साल का है, जो ठीक ठाक बिल्डअप है, तो ऑब्वियसली आप उससे कम्पीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मैं ये लेके चलूँ, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, जो मेरे साथ खेले हैं या जो मेरे साथ क्लब्स में खेले हैं या साथ में खेले हैं, वो हमेशा अपने फेयर एज पे ही खेले हैं। जैसे कि शिवांश को ले लो, या फिर जितने भी लोग मेरे साथ खेलते आए हैं, सब सब नहीं जानते तो मैं ज़्यादा नाम नहीं लूंगा, बट हाँ, जितने भी लोग मेरे साथ खेले हैं वो नॉर्मल इस पे खेले हैं, ठीक है। यानी कि मेरा जो स्टेट है, हरियाणा हो गया या फिर यमुनानगर ले लो, टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है, वो ओरिजिनल पे खेले हैं। दैट्स वाई अगर मैं लेके चलूँ यमुनानगर, इतना डोमिनेट नहीं माना जाता फुटबॉल में। हरियाणा, इन हरियाणा फुटबॉल इतना डोमिनेट नहीं माना जाता, ठीक है। पर वही है कि पर यमुनानगर से भी अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो सुमित पासी है, जो हमारे बड़े भाई जैसे ही हैं, वो भी निकले हुए हैं जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो वो ऐसी बात नहीं है कि हमारे शहर से निकल नहीं सकते, क्योंकि स्पोर्ट्समैन बहुत अलग अलग उसमें अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग स्पोर्ट्स में निकले हुए हैं। पर वही बात है कि हमारे यहाँ ये बिलीव नहीं करते कि उम्र छोटी करा के खेलो। पर बाहर जो और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, या फिर और स्टेट्स कह लो, वहाँ पे काफ़ी ऐसा मैंने देखा है कि भाई हमें भी पता चल जाता है, या और जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि भाई ये ओवर एज है, पर वो इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि उसके पास आधार कार्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैं कि भाई अंडर 17 ही है ये। यही इसी से मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मतलब अब मुझे ये नहीं पता कि यूरोप में कैसा होता है कैसा नहीं होता, उनका उनके जीन्स क्या हैं, जो भी है, जैसा भी उनका ग्रोथ है। बट अगर आप कंपेयर करो इंडिया के अंडर 17 अंडर 19 प्लेयर्स को, और आप कंपेयर करो अब्रॉड के अंडर 17 अंडर 19 प्लेयर्स को, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मुझे ये नहीं पता फिजिकलिटी क्या है, किस तरीके से वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। मैंने एक पढ़ा था शायद, उसमें बताया था कि जो नेदरलैंड्स के प्लेयर होते हैं उनके जीन्स ऐसे हैं कि वो ग्रो, उनकी फिजिकल बॉडी बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही ब्राजीलियंस में ऐसे हैं कि उनकी स्किल बहुत अच्छी होती है, और वो हमें दिखता भी है, एविडेंट भी है। तो वही बात है। तो मतलब यही चीज़ है कि अगर कुछ ऐसा टफ टेस्ट हो जाए कि पेपर्स को साइड में रखते हुए, वैसे ही अगर आप एज को, मतलब होता भी होगा टॉप लेवल पे, मतलब कई 1-2 प्लेयर्स के मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे इस लेवल पे, बट हाँ, अगर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते होंगे तो 1-2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इसमें इनके नाम सामने आए भी हैं, और उनके ऊपर मतलब आप एक्शन हुए भी है, उनके ऊपर एक्शन हुए भी हैं। तो इससे होता क्या है ना, सिंपल सी बात है, देखो, जो अपनी यंग रियल एज में खेल रहा है जो बंदा ना, वो डिमोटिवेट हो जाता है, सिंपल। और अगर आपका मोटिवेशन टूट रहा है, फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे आने की बात, तो आपको एक सॉलिड मोटिवेशन चाहिए किसी भी चीज़ पे लॉन्ग स्टिक करने के लिए। और फुटबॉल प्रोफेशनली खेलना इतना आसान नहीं है जितना हम फन के लिए बॉल उठाए खेल लेते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में डेडिकेट करना ही पड़ता है अपने आप को, और आपको रिएक्शंस मिलेंगी। पर वही चीज़ जब आप ये देख रहे हो कि आपके सामने वाला बंदा इतना एज का है और वो आपकी जगह खा रहा है, सिंपल, तो आपको एक छोटा मोटिवेशन जो आपका है वो टूट रहा है कहीं ना कहीं। आप फिर आप अपनी अपॉर्चुनिटी की जगह पे आपका एज बढ़ गया ना, आपका एक आपका अपॉर्चुनिटी ले लिया कोई बंदा, तो आपका एज हट गया वहां से। ऑब्वियसली वो बंदा अपनी एज में उतना अच्छे लेवल पे नहीं खेलता होगा, दैट्स व्हाई उसने कम कराया। उसको कम कराने की जरूरत क्या है अगर वो अच्छे लेवल पे है। हाँ, मतलब वो आपका भी डिले करता जा रहा है, आपकी एज भी एक तरह से। वो बंदा आपका डिले कर रहा है, एक तो फर्स्ट पॉइंट है आपका डिले कर रहा है, सेकंड पॉइंट है वो ओवरऑल सिस्टम को खराब कर रहा है वो। क्योंकि अब मान लो अगर जैसे 23-24 साल का खेल रहा है अंडर 17 में, ठीक है ना, तो जब उसकी एक्चुअल एज हो जाएगी अपना 30 साल, तो वो कितने साल का होएगा? 24 का दिखेगा। हाँ, 23-24 का होएगा। और जब वो हो जाएगा 35 साल का, तब वो 30 साल का ही होएगा। पर जब 35-36 साल की एज आती है तो वो कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ भाई अब बंदा रिटायरमेंट एज के पास है। मोटर स्किल्स जो होती हैं वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। पर अब डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई बंदा देखे कि ये तो 30 साल का ही है, तो 30 साल का कैसे रिटायर हो रहा है? तो वो चीजें अब सामने आएंगी धीरे धीरे। यार एग्जांपल आप ये ले लो, रोनाल्डो 38 साल का आज के टाइम पे, और वो टॉप लेवल पोर्चुगल को रिप्रेजेंट करता है, यूरोपियन
कंट्रीज के अगेंस्ट गोल स्कोर कर रहा है। मेसी को ले लो, लास्ट ईयर ही वर्ल्ड कप जीता है, 35-36 एज होगी। और सेम अगर उन्होंने ऐसा कर दिया होता तो उनकी एज आज 40-41 साल की होती, और 40-41 साल का बंदा प्रोफेशनल फुटबॉल वर्ल्ड कप में नहीं कर सकता। स्पोर्ट्स बहुत सारे जितने भी फिजिकली जिसमें कैपेबल जो फिजिकल चाहिए, उसमें अगर स्पोर्ट्स में अगर आप करवा रहे हो ऐसा तो आप नहीं खेल सकते, 40 साल के बाद नहीं पॉसिबल है। तो मतलब कारण यही है कि आप अपना तो चलो, अपना तो आप कहीं किसी तरीके से फायदा कर रहे हो, ठीक है, ये मैं प्लेयर को नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोर्ड्स को बोल रहा हूँ। सिंपल, अगर आप पैसे के अलावा अगर आप ओवरऑल आपके बोर्ड को या फिर किसी कंट्री को ऊंचा देखना चाहते हो, तो ये चीज पे आपको परमानेंट चेक काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर वही होगा, आपके जो टॉप लेवल एथलीट्स हैं वही उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा ना, सबसे ज्यादा दुख इस चीज का होता है कि जो यंग टैलेंट्स होते हैं वो मोटिवेशन खो के इधर उधर हो जाते हैं, फिर वो इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। अब वो इधर उधर हो जाएंगे तो आपका जो अच्छा टैलेंट था, जो आपको एक सक्सेस दे सकता था, वो नहीं दे पा रहा है अब। तो चलिए, अब अगला हमारा सवाल है इंजरीज के बारे में, कि आपको जो इंजरीज हो जाती हैं प्लेयर्स को खेलते हुए कभी भी, तो कि वो एक प्लेयर को किस तरह से अफेक्ट करती हैं, और बाउंस बैक करने का क्या तरीका है, मतलब इंजरीज को लेके आपका क्या। हमने देखा है ऐसी, हमने खुद ही एक्सपीरियंस करा है कि करियर खत्म करने वाली इंजरीज भी हो जाती हैं, लोकल मैचेस में भी हो जाती हैं, और उसके बाद उभर ही नहीं पाता प्लेयर। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या होना चाहिए इसके रिगार्डिंग? तो यार इसके लिए ना दो फेजेस को लेके चलूंगा सेम, ठीक है। सोशल मीडिया वाला फेज से पहले वाला और अभी वाला जो फेज है, ठीक है, दो फेज अलग लेके चलूंगा मैं, क्योंकि आज के टाइम पे आपके पास रिसर्च भी बहुत है, आपके पास साथ साथ कॉन्टैक्ट्स भी बहुत है, ठीक है। अगर आप बात करो वन ऑफ द मोस्ट करियर एंडिंग इंजरीज जो आपका एसीएल बोलते हैं, एसीएल या डिस्क बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सही टाइम पे उसका प्रोसीजर फॉलो कर लेते हो, सही टाइम पे आप रुक जाते हो, आपकी ट्रेनिंग से आइडेंटिफाई कर लेते हो और एक प्रॉपर कोर्स फॉलो कर लेते हो, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू आपका रिसर्च। क्योंकि एसीएल मैं किसी पर्सनल डॉक्टर से नहीं मिला हूँ, क्योंकि मुझे टचवुड एसीएल हुआ नहीं है आज तक, बट मेरे पास इतना कनेक्शन है, मैं ऐसे प्लेयर्स को जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। आकाश तो चलो अपना साथ का दोस्त था, ठीक है। इसके अलावा जो नेटवर्क है, नेटवर्क के थ्रू जो आपका नेटवर्क हो गया ना आज के टाइम पे, आपका नेटवर्क हो गया, आपके कनेक्शन हो गया, आपकी रिसर्च हो गई है, तो आज के टाइम पे ऐसे इंजरीज के बाद भी प्लेयर, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि उस लेवल पे नहीं खेल पाएगा, 100 to 100 नहीं खेल पाएगा, बट हाँ ऐसा नहीं है कि वो कभी ग्राउंड पे आ ही नहीं पाया। बट एसीएल के बाद पहले क्या होता था कि किसी को एसीएल हो गया यानी कि करियर इज एंडेड, पर आज के टाइम पे क्या है, अगर आप सही रिकवरी फॉलो कर लो तो हाँ 100 पे नहीं, एटलीस्ट 90-95 पे आप आ जाते हो। सही टाइम पे आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये इस चीज का जो आपका इंटरनेट है, जो आपका रिसर्च है और जो आपके कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो जितने भी अगर यंग कोई प्लेयर देख रहा है चैनल के थ्रू, तो आपके कनेक्शंस हमेशा आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। गेम आपका अच्छा है बट योर एटीट्यूड सेव्स 100% एंड इट विल हेल्प यू 100%, ठीक है। अब अगर आज की बात, आप इस पॉडकास्ट को ले लो, शिवांश मेरे साथ पहले से चैनल पे है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल्स पे शिवांश का चैनल पैशन फिटनेस अभी भी लगा हुआ है चैनल पे। तो अगर आप ये लेके चलो कि मैं शिवांश को आज ये बात बोल दूं कि भाई मैं तो 160-170 पे मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ और मैं नहीं आ रहा हूँ, और कल को उसका पॉडकास्ट जो कि आज ट्रेंडिंग पे है वो ग्रो हो जाता है, तो फिर वो चीज़ मुझे बाद में रियलाइज होगी, ठीक है। बट मैं जितने भी लोग क्रिएट कर रहे हैं या फिर जो भी लोग फुटबॉल में किसी भी फील्ड में है, तो ये बात आपको जरूर बोलूंगा कि आपके कनेक्शंस हमेशा कहीं ना कहीं काम आपको आ ही जाएंगे। ये जो बंदा जो होता है ना एक, वो कभी भी किसी भी पैसे से ऊपर है हमेशा, तो वो चीज़ आप हमेशा याद रखो। हम्बल रहना और कंसिस्टेंसी आपकी बहुत जरूरी है। वही बात है, और नेटवर्क इज नेटवर्क, जैसे कि भाई ने बताया कि इनके 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मेरे अभी 1000-1100 ही हैं, तो फिर भी ये आए हैं। तो ये इसीलिए आया भाई क्योंकि हम इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं, भाईचारा इतना है हमारा। और आने वाली वीडियोस में भी ऐसे ही होगा कि अभी मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं बुला सकता कि जिसको मैं डायरेक्ट मैसेज कर दूं या मेल कर दूं कि भाई आप आ जाओ, आपके साथ पॉडकास्ट शूट करनी है। अभी जो भाईचारे में ऐसे बंदे जो ऑलरेडी काफी ग्रो कर चुके हैं उनको ही लाऊंगा, जो आप अगली वाली वीडियोस में। तो एग्जाम्पल मैं यही दूंगा, अभी मैं गुड़गांव में रहता हूँ, ठीक है। अभी मैं गुड़गांव में रहता हूँ और आज से 3 साल पहले जब मैंने शुरू किया था यमुनानगर में, मैंने शुरू किया था 0 से। आज मैं गुड़गांव में 1 लाख से स्टार्ट कर चुका हूँ, बट मेरे पास यमुनानगर 0 में ज्यादा बंदे थे जो कि मेरे पास आज 1.5 लाख गुड़गांव में है। यानी कि जो आपके लोग हैं दे आर ऑलवेज अबव योर मनी, ठीक है। आज अगर मैं जो भी रिवेन्यू लेके साइड कर दूं उस चीज को, मैं किसी को भी मतलब जो भी मेरे साथ हेल्प करता है या फिर जो भी है, जो भी मेरे साथ जो भी लोग आपको वीडियो में दिखते हैं, आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग टू देम, बट वो जो मेरे पर्सनल कनेक्शन से मुझे जानते हैं
ग्राउंड के बाहर से वो लोग मेरी हेल्प करते हैं। मतलब मीनिंगफुल कनेक्शंस होना बहुत जरूरी है। कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और आपको ये आइडेंटिफाई सही टाइम पे करना बहुत जरूरी है कि किसको आपको कट करना है सही टाइम पे और किसको साथ रखना है। और अगर आप उससे इनपुट ले रहे हो तो यू हैव टू सपोर्ट देम आल्सो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा फेवर लेके 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 जब सामने वाले को जब आएगी तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। उससे क्या होगा ना, सबसे पहली बात तो वो चलो ठीक है, जब तक वो चीज़ आपके आप तक है, आपके दिनों तक, तब तक ठीक है। बट जब वो चीज़ें बाहर आ जाती है तो आपकी मेंटल स्टेट को भी इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं पे। जो आप काम कर रहे हो उस पर भी आप फोकस नहीं कर पाते, और साथ में कर्मा तो आपको पता ही है। यस भाई। तो भाई अब ये काफ़ी सीरियस टॉपिक हो गए, तो एक जो हमने इसमें सेगमेंट ऐड किया है वो है रैपिड फायर, कि मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने बस उसका जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक है ना? तो भाई शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर इंटरनेशनली अगर बात करें मेसी, और अगर कंट्री की बात करें तो सुनील छेत्री तो है ही, बट रिसेंटली पार्थिव गोगोई, आई लाइक हिम वेरी मच। और आपका फेवरेट गोल अभी तक कौन सा रहा है? उसमें मैं आपको थोड़े वो दे देता हूँ ऑप्शंस। एक तो रोनाल्डो की ओवरहेड किक, बेल की ओवरहेड किक, एक जल्तान की ओवरहेड किक, एक मेसी का जो इंडिविजुअल गोल था वो वाला, या फिर जो रोड्रिगो ने मारा था गोल वर्ल्ड कप में वो वाला। तो या फिर अगर आपके माइंड में कोई और है तो अगर आप ओवरऑल सेट करो गोल की टफनेस को लेके कितना अच्छा वो लग रहा है, तो रोनाल्डो का वो पर्पल जर्सी वाला जो जुवेंटस के अगेंस्ट ओवरहेड किक मारा था वो सबसे टफेस्ट लगता है मुझे। ठीक है, क्योंकि उसका हाइट बहुत था। ठीक है, रोड्रिगो का भी अच्छा था, वर्ल्ड कप स्टेज पे मतलब टफ रहता है। ठीक है, अगर आप टफनेस की बात करो, देखने की बात करो, तो वो बहुत ज्यादा, इट वाज द बेस्ट गोल। टेक्निकली इट वाज द टफेस्ट गोल, बट जो ओवरऑल मेरा फेवरेट गोल लेके चलो गया तो वो था अर्जेंटीना वर्सेस मेक्सिको, जो मेसी ने पहला गोल मारा था। वो क्यों था? जो मेसी का जो वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप आया, उसके लिए वो गोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो अगर मैच वो ड्रॉ भी हो जाता तो अर्जेंटीना उस ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाता। ठीक है, 60 मिनट हो गए थे उस मैच को, लाइव देख रहा था मैं, और वो गोल आई डोंट थिंक कि मेसी के अलावा कोई मार सकता है। वो गोलकीपर एकदम, जहां गोलकीपर, ये गोलकीपर का हाथ है, ये गोल है, और वो आउट ऑफ द बॉक्स गया ग्राउंडेड, और जहां गोलकीपर एक सेकंड भी लेट हुआ वो अंदर चला गया, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वहां से शॉट लेके अंदर चला जाएगा। दैट गोल सेव्ड द डे, मतलब हम ये कह सकते सेव द वर्ल्ड कप, सेव द नेशन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रोनाल्डो का गोल फिजिकली बेस्ट था। मैं पर्सनली भी मेसी को फॉलो करता हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं इस गोल को ऊपर रखूँ। कोई भी रोनाल्डो फैन इस गोल को कहीं भी कंसीडर नहीं करेगा फॉर एग्जांपल, बट ऐसा नहीं है। अब मैं वही चीज बोलूंगा ओवरऑल कि आप जरूरी नहीं कि आप मेसी फैन हो तो आप रोनाल्डो को हिट करो। ठीक है, वो दोनों मेरे लिए सेम ही प्लेस पे हैं। ठीक है, और आप किसी भी बंदे से कोई भी लर्निंग ले सकते हो, चाहे वो आपसे नीचे क्यों ना हो, चाहे आपसे वो ऊपर क्यों ना हो। तो हमेशा ऐसा ही रहा है कि लर्निंग रोनाल्डो से भी रही है। अगर आप मेरी चैनल की मोस्ट वायरल वीडियो देखोगे तो रोनाल्डो का स्किल है वो। ठीक है, मेसी का कोई भी स्किल मुझे आज तक कोई भी यूज नहीं दिया है, क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं पाया हूँ। रोनाल्डो का भी नहीं कर पाया हूँ, बट वो सीखा है मैंने कहीं ना कहीं। अगर आप देखोगे तो मेरे फीड पे मैसी दिखेगा आपको, बट स्टिल आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम रोनाल्डो। तो यही चीज़ है कि ऐसा हेट वाला अगर आप दिमाग से थोड़ा सा साइड कर दोगे, हेट नेगेटिविटी हटा दोगे, तो पॉजिटिव की तरफ भी आप जाओगे। तो बेस्ट गोल मैंने बता दिया आपको, दोनों तरफ से, दोनों पर्सपेक्टिव। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारा, कि अगर आपको एक सुपर पावर चुनने का मौका मिले तो आप क्या चुनोगे? तो उसमें कोई ऑप्शन है या फिर नॉर्मल? मतलब आपके मन में क्या है? एग्जाम्पल क्यों है? मेरे मन में तो ये है, मतलब जैसे इनविजिबल होना एक सुपर पावर है, मतलब कोई भी सुपर पावर चुन सकते हैं आप। सुपर ओवर ये ले सकता हूँ मैं कि किसी भी सामने वाले बंदे का जो भी मेरे साथ है उसका इंटेंशन क्या है, सिंपल। मतलब माइंड रीड कर सको। हाँ, क्योंकि सबसे इनविजिबल भी हो जाएगा एक बंदा, ठीक है, बट जो माइंड का जो गेम्स है, हाँ, कि कोई बंदा क्यों आपसे मतलब है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थ्रू आउट द टाइम जब आप बढ़ते जाते हो तो आपको पता लगता रहता है कि कौन आपको कितना फेवर कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या उसका मोटिवेशन है उसके पीछे। तो भाई अगर आपको एक अगला क्वेश्चन है कि एक आइलैंड पे या एक सुनसान जगह पे अकेला छोड़ दिया जाए और ये कह दिया जाए कि 2 बंदों को आप साथ रख सकते हो, तो किन को रखोगे? 2 बंदे? हाँ, अच्छा, तो मतलब फैमिली फ्रेंड्स किसी में से? फैमिली फ्रेंड्स सिबलिंग्स किसी में से भी चुन सकते हैं। 2 बंदे तो मतलब फैमिली को देखो तो फैमिली ऑब्वियसली मदर फादर, ठीक है। पर अगर आप ऐसा, मतलब ऐसा कि कहते हैं कि इनके साथ आपको लगता है कि आप एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंसेस मतलब कर पाओगे, जी पाओगे वहाँ पे आइलैंड पे? 2 नाम। सबसे पहली बात तो अगर आपने देखा हो कन्नू को, तो कन्नू मतलब चाचा का बेटा है, ठीक है। तो वैसे भी फुटबॉल भी खेलता है थोड़ा बहुत हमारे साथ, बट स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से लेके चलो तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। एज ए डिफेंडर ले लो, बॉल होल्ड करना ले लो। तो अगर मैं क्रिएशन की तरफ जाऊँ तो मेरे को उस तरफ बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। प्लस हमारा मतलब बॉन्डिंग भी ठीक रहता है, पबजी खेल लिया, गेम्स खेल ली, तो उस तरीके से ऋषभ भी हो सकता है, बट ऋषभ
क्रिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बट आउट ऑफ द क्रिएशन ज़्यादा उससे कनेक्शन नहीं है। तो उस तरीके से अगर पेरेंट्स को हटा के चलो, तो अगर आपको क्विक 2 नाम देने हो तो बिना एक्सप्लेन किए, बट मेरे दिमाग में पहले ऋषभ ही आया था, क्योंकि वो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वीडियोस में, ठीक है। और दूसरा अभी इसके अलावा तो वही चैनल पे ही चल रहा है, सब चल रहा है, उसके अलावा लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, ले सकते हैं, और वो मोस्ट ऑफ द थिंग जा रही है वो चैनल की तरफ और वीडियोस की तरफ ही जा रही है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर आपको ऐसे टाइम मशीन दे दी जाए और आपको किसी फुटबॉल मैच को रिलीव करने का मौका मिले, स्टेडियम तो में आप जाके देख हाँ, सकते हो, तो स्टेडियम में जाके देख सकते हो, तो आप कौन सा मैच चुनोगे? 22 वर्ल्ड कप फाइनल या फिर 2014 वर्ल्ड कप फाइनल, जर्मनी अर्जेंटीना। अच्छा, मेसी फैन इतने हैं कि दोनों अर्जेंटीना की देख रहे हैं। वर्ल्ड कप फाइनल से बड़ा है ही क्या यार, ठीक है, चैंपियंस लीग आ जाता है कई जगह पे, बट अगर जीत लिया आपके फेवरेट प्लेयर ने तो क्यों नहीं। अगर आपको, अगला क्वेश्चन है, अगर आपको एक दिन के लिए मौका दिया जाए कि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन सकते हो इंडिया के, तो एक ऐसी चीज़ क्या है जो आप चेंज करना चाहोगे? ऐसी चीज क्या, मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स में या पर्टिकुलर फुटबॉल में क्या चेंज करना चाहोगे? पर्टिकुलर फुटबॉल में मैं ये चेंज करना चाहूंगा कि अगर अगर मैं कंपेयर करूं, मेरे कुछ लोग फ्रेंड्स बेंगलोर में भी रहते हैं, ठीक है, कुछ अब्रॉड भी रहते हैं, ठीक है, तो उनसे कम्युनिकेट करके मुझे ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड्स हैं ठीक ठाक, ठीक है। अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक्सेसिबिलिटी है कि मैं ठीक ठाक एरिया कवर कर सकता हूँ, बट व्हाट आई फील इज आपके पास हरियाणा जैसी जगह पे जो कि ठीक ठाक स्पोर्ट्स में अच्छा करता है, स्पेशली अगर फुटबॉल को ले लो, तो इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं है आज के टाइम पे। आप अगर एक बेसिक लीग को ही ले लो तो हरियाणा में एक टाइम पे एक लीग हुई थी जितना मुझे याद है, बट आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम कि मैं उस लीग पे खेल पाऊँ। बट आज के टाइम पे जो मुझे कमी देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं गुड़गांव, लोग डिफरेंट कॉर्नर से गुड़गांव आ रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, इसीलिए ताकि उनको खेलने को मिले। और वही खेलने को अगर आप वही किसी बंदे को बेंगलोर में बोल दो, तो वहाँ पे आपको जहाँ नज़र घुमाओ आपको एक ग्राउंड तो मिल ही जाएगा अच्छा खासा जिसमें आप खेल पाओ। ग्राउंड यहाँ भी है, बट वही उसमें कुछ चल रहा है, उसमें कुछ और चल रहा है, उसमें खड्डे हैं, मतलब अगर कोई प्लेयर खेलना भी चाहे तो इंजर्ड पहले। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेइंग एरिया तो दो पहले, तब तो बंदा खेले। इक्विपमेंट्स तो छोड़ दो, आप अच्छा मेंटेन ग्राउंड दे दो, सिंपल। तो जंपिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको 15 साल की उम्र वाले खुद से अंकुश से 15 साल के अंकुश से मिलने का मौका मिले तो आप उसे क्या एडवाइस देंगे? अगर मैं अपने आप को 15 साल की एज पे ले जाऊँ, तो आज के टाइम पे मैंने अगर आप किसी भी चीज़ में घुस रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में आप घुस रहे हो, तो एक छोटी सी कोई आपके पास गाइड करने वाला बंदा है, तो यू शुड ऑलवेज टेक नॉलेज फ्रॉम हिम। क्योंकि मैं ये सोचता था, हमेशा ऐसे ही लेके चला हूँ मैं अपने से, जो भी बड़ा है या फिर जो भी है, ये सोचता था यार ये तो बड़ा है, मेरे से बड़ा है, ये भी यही है, तो मैं इससे अगर पूछूंगा तो मतलब यूजफुल एडवाइस नहीं मिल पाएगी, ठीक है, बट यू शुड फिल्टर आउट थिंग्स, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, आई एम नॉट एट द पीक ऑफ यूट्यूब, ठीक है, मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा डाउनफॉल है यूट्यूब का भी। अगर मैं अभी के टाइम पे लेके चलूँ, हो सकता है कि जब तक ये पॉडकास्ट आए तब तक उठ जाए, यू नेवर नो, बट हमेशा ये लेके चलूंगा मैं, जो भी छोटा, जितना भी छोटी एज का बंदा देख रहा है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। मतलब कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा, या तो व्हाट टू डू पता चल जाएगा या व्हाट नॉट टू डू पता चल जाएगा। यू शुड बी अ गुड लिसनर, मुंह खोलने से पहले आपको सुनना चाहिए, सिंपल। आज भी ये चीज मुझे फील हो जाती है कि मैंने ये क्यों बोल दिया, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना चाहिए था, बट हाँ, उस टाइम से ये चीज मुझे इंप्रूव कर रही है आज के टाइम पे। उस टाइम ये बिल्कुल 0% चीज थी मेरे पास। अगर मैं फुटबॉल को ले लूँ ना, अगर मैं 15 साल को कोई बच्चा अगर मेरे पास आ जाता है इस चीज के लिए, तो मैं उसको अच्छा गाइड कर पाता हूँ। अगर वही मेरी तरह ले ले कि इसने तो ऐसे बोल दिया, खुद तो वीडियो बना रहा है, इसको क्या पता, पर वो 2% या 3% चीज भी ले लेना और इम्प्लीमेंट कर दे, तो उसको वो कहीं ना कहीं काम ही आएगी। तो यही चीज है। सही बात। तो भाई अब रैपिड फायर का सेक्शन खत्म करके एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है हमारे पास। उसमें हम आपके लिए बंदों के नाम लेंगे या किसी चीज़ के नाम लेंगे, तो आपने उसको सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है कि इसके लिए भाई ये नाम सुनते ही मेरे के लिए ये दिमाग में ये वर्ड आता है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है सर्जियो रेमोस। सर्जियो रेमोस, डेडलिएस्ट डिफेंडर। डेडलिस्ट डिफेंडर। सुनील छेत्री, लेजेंड, कैप्टन लीडर लेजेंड, सबके लिए मोटिवेशन। जॉन सीना। जॉन सीना ऑल्सो रोल मॉडल, जो अगर आप देखोगे, मतलब जितना भी नेवर गिव अप कितना फेमस है, नेवर गिव अप तो पता भी नहीं था कि इसका है, ये सब कैप्शन में यूज कर लिया अंदर से, मुझे पता भी नहीं था कि इसका, फिर बाद में पता चला। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हरियाणा की शान। धोनी। धोनी कैप्टन कूल तो है ही, बट लीडरशिप अगर लेनी है तो वहां से लो। ठीक है। अब जैसे ये सब आपने बता दिया, अब
पॉडकास्ट एंड करने से पहले थोड़े आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। अब आपके पास ये कंडीशन है कि आप एक वर्ड या मैक्स टू मैक्स एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है? तो फुटबॉल। फुटबॉल लाइफ, फुटबॉल अगर नहीं होगा तो करूंगा क्या, मुझे समझ नहीं आता आज भी। अगर जो मेरा प्रोफेशन है, जो प्रोफेशनली जो मैं कर रहा हूँ अभी, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फुटबॉल। तो फुटबॉल नहीं होगा तो मैं वहां भी कहीं स्टैंड नहीं करता, और यूट्यूब तो है ही। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स विद द टाइम, अभी रिसेंट जो मेरी चीज़ें रही है, पॉडकास्ट में नहीं बोलूँगा, बट जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ की है, एट द एंड जो आपके असली वाले जो फ्रेंड्स हैं ना, जो है, वो आपको हमेशा पूछेंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे। चाहे आप मतलब होता है ना कि आप किसी के साथ, जैसे शिवांश है, ठीक है, मे बी महीने में एक बार मैसेज आ रहा हो, या फिर 3 महीने में एक बार मिल रहा हो, पर मैं इसको बचपन से जानता हूँ, मैं ट्रांसपेरेंसी है। अगर कुछ बोल भी देगा, गाली भी दे देगा, गुस्से में कुछ बोल भी देगा, तो रहेगा, मतलब ये पता है कि ये बंदा है क्या असलियत में ना। तो उस चीज़ की एक वो हो जाती है कि अब अगर आप आज के टाइम पे जो, जैसे मैं जिन लोग के साथ काम करता हूँ, जो या फिर जो मेरे साथ कॉलेज में भी है, मतलब 250-300 का अगर बैच होगा, तो मैं 1 या 2 लोग को ही जानता हूँ। मतलब स्कूल में ऐसा मिसकंसेप्शन होता है ना कि मेरे पास यार 50 दोस्त है, मतलब 50 लोग मेरी क्लास में है तो मेरे 50 दोस्त है। पर अब पता लगता है कि वो 50 दोस्त नहीं है, वो नॉन लोग हैं। हाँ, मतलब तो जो आपके वाले होंगे ना, वो आपको एट द एंड पकड़ ही लेंगे। तो ये एक चीज लेके चल रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस लेके चल रहा हूँ। भाई मैं थोड़ा रिमाइंड करना चाहूंगा कि भाई एक ही लाइन में आंसर देना है, एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है? अगला है लस्ट। लस्ट टेम्पररी थिंग, बर्बादी। ठीक है, ठीक है। लव। लव समथिंग दैट विल मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, इट इज लॉन्जेटिविटी, समथिंग रिलेटेड टू लॉन्जेटिविटी। अगर आप आपको रहना है इसी शरीर में, बॉडी में, इसको आप डेवलप कर लो, इट विल हेल्प यू। ठीक है। मनी। मनी, सोर्स ऑफ मेकिंग मनी, सोर्स ऑफ मेकिंग मनी, मल्टीपल, मतलब यू हैव अ सोर्स, यू कैन मल्टीप्लाई और यू कैन डिवाइड, वो आपकी डिसीजन है। तो भाई वीडियो अब एंड करने से पहले बस ये क्वेश्चन, मतलब जो लोग आपको देखते होंगे शायद लाइव में आपसे पूछा भी होगा, या जानना चाहते होंगे कि भाई आपका रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है अभी? अभी तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा सख्त हूँ, बट आई कीप ऑन लुकिंग। मतलब डीएम करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बात करूंगा। डीएम करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, मतलब इट इज़ नॉट वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो 5 days आई वर्क, 2 days आई शूट, ठीक है, तो लेसन्स और ऑब्वियसली यू हैव इन योर लाइफ, ठीक है, बट प्राइमरी फोकस पिच सेम रहता है। हाँ, इफ यू आर गुड यू कैन ऑब्वियसली डीएम मी, बट इट इज नॉट वेरी इजी फॉर टुडे। और यस, आई एम कम्प्लीटली सिंगल, कोई ऐसा नहीं है, बट यस, आई कीप ऑन लुकिंग फॉर पीपल जो कि दैट कैन बी अ गुड मैच। इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट पे हूँ, ऑब्वियसली एवरीवन इज ऑलवेज लुकिंग। तो ठीक है, तो हम ऐसे एंड अप करने के, सेशन सम अप करने के उसमें हैं। तो मुझे ऐसे आपसे ये सवाल पूछना है कि आप ऐसे अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? तो इट इज माय, एक ही लाइन में कहना है इसको भी? नहीं, इसे बोल सकते हैं, हाँ। हाँ। सकते हैं ना, ठीक है। तो अभी जैसे मैं यूट्यूब जर्नी देखता आ रहा हूँ लोगों की, ठीक है, 2016-17 से, जब से जियो आया तब से लोग यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है, लोग यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं। कोई, कई लोगों ने यूट्यूब पे पीक देखा जो आज के टाइम पे इनको कोई नहीं जानता, कई लोगों ने यूट्यूब पे पीक देखा जो आज के टाइम पे भी पीक पे है। तो आज के नेक्स्ट 5 years में अपने ये देखता हूँ कि जो मेरा जो कंटेंट आज के टाइम पे जो मैं चीज़ ऑब्जर्व कर पाया हूँ, आई कांट फाइंड अ फुल लिविंग थ्रू आउट दैट कंटेंट। अगर आप अपने इंडिया में देख लो, फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर कहीं ना कहीं स्ट्रगल आज के टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। अगर आप शिवांश भी देख रहा है, ठीक है, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सो यू नीड अ गुड बिजनेस, और यू कैन स्विच टू अदर कंटेंट क्रिएशन। मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको लेने पड़ेंगे। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा दूसरा चैनल भी अंकुश टॉक्स, उस पर मैं बहुत जल्दी एक्टिव होने वाला हूँ, ठीक है, और आइडिया शिवांश के साथ मैंने शेयर कर दिया है, तो आपको अपडेट जल्दी मिल जाएगा। बट आइदर यू कुड गो विद मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, और यू कैन ग्रो ऑन रियल लाइफ थ्रू योर क्रिएशन। जैसे कि फुटबॉल है, अगर आप फुटबॉल में आपका बिजनेस प्रोफेशनली खेल सकते हो, ठीक है, आप प्रोफेशनली खेल सकते हो, आप अकेडमी दे सकते हो। इफ़ यू हैव अ चैनल लाइक द फुटबॉल क्लासरूम, आप अकेडमी दे सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट करते हैं आज के टाइम पे भी कि सीखना है, क्लासेस, बट मैं ज़्यादा अभी कंटेंट क्रिएशन में हूँ। आई एम नॉट सर्टिफाइड टू बी ए कोच। अगर मेरा इंटरेस्ट जागेगा तो मैं सर्टिफाइड कोच भी
मैं लाइसेंस ले सकता हूँ, ठीक है, वो इंटरेस्ट की बात है। बट नेक्स्ट 5 ईयर्स मैं यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब पे स्टिक नहीं करने वाला, स्पेशली द फुटबॉल क्लासरूम। डिवाइड होगा चीज़ें, हो सकता है यूट्यूब चैनल, हो सकता है बिजनेस, बट हाँ सजेशन भी मेरा यही रहेगा जो लोग भी यूट्यूब पे है उनको स्विच, मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। ओवरऑल यूट्यूब पे आप रिलाई नहीं कर सकते। सेम विद इंस्टाग्राम, सेम विद स्नैपचैट, आपको मल्टीपल सोर्सेज बनाने पड़ेंगे, आपको मेन स्ट्रीम में आना ही पड़ेगा और आपको बिजनेस पे भी जाना ही पड़ेगा। बड़े से बड़े को आप देख लो, जो भी क्रिएटर्स हैं, दे हैव साइड बिजनेसेस, क्योंकि सेम विद टिकटॉक एनीथिंग कैन हैपन। और अगर आप स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो, आप इधर उधर मतलब इसी पे लेके चल रहे हो कि मैंने आज के टाइम पे इतना पैसा कमा रहा हूँ, और आप स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं फिर सेटल हो जाते हो। फिर वो सेटल होना फिर आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे सकता है। तो भाई इसी के साथ अब हम इस पॉडकास्ट का, भाई के साथ बहुत मज़ा आया बात करके। बाकी जो भी आपके कमेंट्स वगैरह होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। उसके अलावा आप ऑफ कोर्स 1.5 लाख भाई के सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, नहीं करा होगा तो भाई का चैनल देखना। फुटबॉल का जितना भी कंटेंट है, 1000 से ज़्यादा वीडियो, बहुत ज़्यादा महीने रखते हैं भाई, तो वो 1000 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डली हुई है, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी चैनल पे। इसके अलावा जो भी आप हमें सुजेशंस देना चाहते हैं कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।